सोचिए, एक नेता जो जेल में बंद हो, काफी गंभीर आरोप हो, एसपी और कलेक्टर कार्यालय में आगजनी हुई, जो कभी नक्सली और आतंकवादी भी नहीं कर सके, लेकिन छत्तीसगढ़ में ऐसा हुआ। उस नेता का इस मामले में साफ तौर पर नाम आता है। नाम तो आप समझ ही गए होंगे, भिलाई के कांग्रेस के विधायक देवेंद्र यादव। उनके जेल में रहने के बावजूद उन्हें राष्ट्रीय सचिव बनाया जाता है। आखिर देवेंद्र यादव में ऐसा क्या है जो राहुल गांधी को तो दिखता है, लेकिन भूपेश बघेल दूरियां बनाते हैं? आज के विश्लेषण में मैं आगे डिकोड करूंगा कांग्रेस की जातिगत राजनीति के उन पन्नों को, जिसके पलटने के बाद एहसास होता है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के ओबीसी वर्ग के अन्य युवा नेता संदीप साहू और उमेश पटेल से लेकर द्वारिकाधीश यादव, कुंवर निषाद जैसे अन्य नेताओं की अपेक्षाकृत उपेक्षा की जा रही है। अब ये बात किसी से छुपी नहीं है कि राहुल गांधी वाली कांग्रेस में जिस तरह से जातिगत आधारित राजनीति चल रही है, वहां आज की तारीख में राहुल गांधी के बेहद खास बने हुए देवेंद्र यादव को पहले लोकसभा की टिकट दी गई, उसके बाद कांग्रेस का राष्ट्रीय सचिव बनाया गया। यदि टाइमिंग पर गौर किया जाए तो बलौदा बाजार हिंसा वाले मामले में जब देवेंद्र यादव 19 अगस्त 2024 को गिरफ्तार हुए थे, तो उनकी नियुक्ति जेल जाने के 11 दिन बाद यानी 30 अगस्त को हुई थी। ये कम चौंकाने वाली बात नहीं थी। दरअसल देवेंद्र यादव ने भूपेश बघेल की जी हुजूरी करते हुए अपनी राजनीति को परवान चढ़ने दिया, लेकिन आज की तारीख में वही देवेंद्र यादव भूपेश बघेल की आंखों की खिड़खिड़ी बने हुए हैं। गौर करने वाली बात यह है, भूपेश बघेल तो देवेंद्र यादव से बराबर दूरियां बनाना चाहते हैं, लेकिन देवेंद्र यादव अक्सर भूपेश बघेल के साथ जाकर उनसे मुलाकातें करते हैं। दरअसल यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि देवेंद्र यादव को राष्ट्रीय स्तर पर जो अप्रत्याशित सफलता मिली है, उसके पीछे राहुल गांधी का खुश होना काफी है, क्योंकि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा से लेकर न्याय यात्रा के दौरान देवेंद्र यादव की निष्ठा देखी। देवेंद्र यादव ने बड़ी संख्या में युवाओं को अपने साथ ले जाकर राहुल गांधी के उस काफिले में शामिल करवाया, उनके बड़े बड़े खर्चे उठाए। वो खर्चे कैसे हुए वो एक अलग जांच का विषय है, लेकिन गहराई से समझना होगा कांग्रेस की राजनीति में आज की तारीख में वही होगा जो राहुल गांधी को पसंद आएगा। लेकिन भूपेश बघेल की राजनीति तो माटी पुत्र और छत्तीसगढ़िया सेंटीमेंट पर जुड़ी हुई है। ऐसे में भला भूपेश बघेल देवेंद्र यादव के साथ खड़े हुए कैसे नजर आ सकते थे? यही कारण रहा कि भूपेश बघेल ने देवेंद्र यादव से दूरियां बनाई। देवेंद्र यादव भिलाई से आते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर उन्हें ठेठ छत्तीसगढ़िया अपना नहीं मानते, जबकि अंदर खाने जिस तरह की छत्तीसगढ़ में पॉलिटिक्स चल रही है, देवेंद्र यादव को बाहरी या परदेसिया यादव के रूप में देखा जाता है। भूपेश बघेल जिस तरह की राजनीति करते हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री बनते ही जाति आधारित राजनीति को जिस तरह से परवान चढ़ने दिया और जाति आधारित आरक्षण पर और वृद्धि करने की कोशिश की, लेकिन हाई कोर्ट ने जब निर्देश दिया कि जब तक सही संख्या नहीं मिल जाती तब तक आरक्षण, खासकर ओबीसी वर्ग के आरक्षण को 27% नहीं किया जा सकता। यही कारण है कि भूपेश बघेल ने मुख्यमंत्री रहते क्वांटिफाइबल डेटा आयोग का गठन करवाया, लेकिन दुर्भाग्य और विडंबना की बात यह रही कि उस क्वांटिफाइबल डेटा आयोग की रिपोर्ट को आज की तारीख तक सार्वजनिक नहीं किया गया। यही कारण रहा कि विधानसभा में कानून पास हो जाने के बावजूद राज्यपाल ने क्वांटिफाइबल डेटा आयोग की रिपोर्ट मांगी, लेकिन उसके सार्वजनिक होने के डर से आज की तारीख तक क्वांटिफाइबल डेटा आयोग को रिपोर्ट नहीं दी, जिससे यह बात स्पष्ट हो जाए कि छत्तीसगढ़ में किस जाति के कितने व्यक्ति रहते हैं। यहाँ यह भी गौर करने वाली बात यह है, रिपोर्ट तो सार्वजनिक नहीं हुई आधिकारिक रूप से, लेकिन मीडिया में खबर लीक हो गई, जिसमें साफ तौर पर स्पष्ट हुआ कि साहू समाज अभी भी छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा ओबीसी वर्ग का समाज है, जिनके बारे में माना जाता है कि छत्तीसगढ़ की आबादी के करीब 11 से 12% मतदाता साहू समाज के हैं। जबकि ओबीसी वर्ग की बात की जाए तो कुल ओबीसी की संख्या में 25% से ज्यादा संख्या साहू समाज की है। दूसरी बड़ी संख्या में यादव समाज का नाम आता है, लेकिन देवेंद्र यादव यादव समाज के होने के बावजूद उन्हें स्थानीय स्तर पर उस यादव समाज का नहीं माना जाता, जिसकी राजनीति को छत्तीसगढ़ में परवान चढ़ने दिया गया। छत्तीसगढ़ में यदि कांग्रेस चाहती तो द्वारिकाधीश यादव को आगे बढ़ा सकती
गलती थी। खल्लारी से दूसरी बार के विधायक हैं, यादव समाज से आते हैं, लेकिन देवेंद्र यादव तो राहुल गांधी की पसंद के थे। शायद यही कारण रहा कि कांग्रेस में छत्तीसगढ़ में जो दूसरे ओबीसी वर्ग के बड़े नेता हैं, जिनका अपना जनाधार है, जैसे संदीप साहू कसडोल से विधायक है, युवा तेली साहू समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इसी तरह उमेश पटेल पूर्व मंत्री रह चुके हैं। गौर करने वाली बात यह है कि झीरम कांड में उनके पिता नंद कुमार पटेल और बड़े भाई दिनेश पटेल के निधन के बाद उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया। वो इंजीनियर हैं, खरसिया से लगातार तीसरी बार विधायक चुने गए हैं। उन्होंने 2018 में ओपी चौधरी को चुनाव उस समय हराया था जब ओपी चौधरी रायपुर के कलेक्टर रहते, इस्तीफा दिए थे। राष्ट्रीय स्तर पर उन्हें सुर्खियां मिली थी। सोशल मीडिया में ओपी चौधरी की फैन फॉलोइंग लाखों नहीं करोड़ों में मानी जा रही थी। इसके बावजूद उन्होंने ओपी चौधरी को चुनाव हराया था। दूसरी बार विधायक बनने के बाद उन्हें मंत्री बनाया गया। 2023 में भी वो तीसरी बार विधायक बने। इस तरह से यदि देखा जाए तो कुंवर सिंह निषाद भी कांग्रेस के एक युवा नेता हैं। गुंटरदेही से लगातार दूसरी बार चुन के आए हैं, निषाद समाज से प्रतिनिधित्व करते हैं। बावजूद इसके इन चारों ही कांग्रेस के युवा नेताओं की जिस तरह से उपेक्षा हो रही है, उस उपेक्षा के अपेक्षाकृत देवेंद्र यादव की राजनीति को जिस तरह से परवान चढ़ने दिया जा रहा है, जिस तरह से अलग अलग राज्यों में उनकी भूमिका सुनिश्चित की जा रही है, वहां से छत्तीसगढ़ में ओबीसी समुदाय साफ तौर पर कांग्रेस से दूरी बनाता नजर आ रहा है। ऐसा नहीं कि देवेंद्र यादव को ये बातें पता नहीं होगी या इस बात का एहसास नहीं होगा, इसलिए अक्सर वो भूपेश बघेल के पास जाते हैं, उनके साथ फोटो खिंचवाते हैं और सोशल मीडिया में याद से अपलोड कर दिया करते हैं। वैसे देवेंद्र यादव तो आजकल खूब फोटो खिंचवा रहे हैं। पिछले दिनों उन्होंने अपने निर्वाचन क्षेत्र भिलाई में कोई गांधी सत्याग्रह किया था और दावा किया था कि वो हर दिन सिर्फ 1 लीटर पानी पिएंगे। इस तरह से 5 दिनों तक कथित अनशन के दौरान उन्होंने 5 लीटर पानी तो पिया, लेकिन उनके दर्जनों लाइव वीडियो आते रहे जिस तरह से वो तंदुरुस्त दिख रहे थे। लोग तरह तरह के प्रश्न कर रहे थे कि क्या वाकई देवेंद्र यादव ने 5 दिन में सिर्फ 5 लीटर पानी पिया होगा। हालांकि इस विषय को कुछ व्यंग या मजाक के रूप में लोग ले सकते हैं, लेकिन सबसे गंभीर मसला यह है कि इन 5 दिनों में सत्यनारायण शर्मा जैसे कई दिग्गज नेता देवेंद्र यादव से मिलने आए, लेकिन उनके अपने ही भिलाई शहर में रहने वाले भूपेश बघेल एक बार भी उनसे मिलने नहीं गए। हालांकि देवेंद्र यादव उन 5 दिनों के बाद भूपेश बघेल के पास मिलने गए। लगातार कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह छत्तीसगढ़ में उन्हें स्थानीय स्तर पर स्वीकार कर लिया जाए, जबकि छत्तीसगढ़ क्रांति सेना और जोहार पार्टी की जिस तरह से पॉलिटिक्स आगे बढ़ती है, तो पर्दे के पीछे वहां यह माना जाता रहा कि भूपेश बघेल का उन्हें समर्थन मिलता है, क्योंकि जोहार पार्टी और छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के जो विचार हैं लगभग वही विचार भूपेश बघेल के हैं। और उन संगठनों द्वारा जिस तरह से परदेसिया और बाहरी की राजनीति की जाती रही, जिन कारणों से छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के प्रमुख अमित बघेल ने जानबूझकर सोच समझकर पहले जैन समाज के आराध्यों के बारे में अपशब्द कहे, उसके बाद अग्रवाल और सिंधी समाज के आराध्यों के बारे में बेहद ही अपमानजनक टिप्पणी की, ये जानते समझते हुए कि वो जेल चल जाएंगे। लेकिन जेल जाने की उनकी एक अलग राजनीति है, उस राजनीति में देवेंद्र यादव तो फिट नहीं होते। ऐसे में कांग्रेस के बाकी युवा ओबीसी नेता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, काफी उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। अब आप सोचिए, ऐसी व्यक्ति आधारित राजनीति से विचार शून्यता नहीं आएगी तो क्या होगा। आज का युवा काफी गहराई से चिंतन मनन करता है। जब लोग राजनीति से जुड़ना चाहते हैं, उसे अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, तो काफी गौर से गहराई से इन बातों को भी समझते हैं कि कैसे एक व्यक्ति को आगे बढ़ाने के लिए पक्षपात होता है। इन सब बातों के बावजूद हमारा मानना है राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने लोग अच्छे या बुरे होते हैं। आपको सोच समझकर विचारों के साथ जुड़ना चाहिए। देश और समाज के लिए अच्छे लोग राजनीति में आना चाहिए। खासकर जो युवा राजनीति में आना चाहते हैं, वो इन नकारात्मक बातों को पीछे छोड़कर कई सकारात्मक बिंदु हैं जिस पर गौर करें, विचार करें कि कौन देश और समाज के लिए लड़ रहा है, जूझ रहा है और किससे देश और समाज का भला होगा। जब तक अच्छे लोग राजनीति में नहीं आएंगे, तब तक देश और समाज का भला नहीं होगा।